एनसीईआरटी का जो सिलेबस है दोस्तों, वो कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। कहना क्या चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। देखो, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो किसको माइंड में रख के डिजाइन किया गया है। पहले ये बताओ, विजिबिलिटी ठीक है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है तो हो सकता है ब्राइटनेस थोड़ा सा मैनेज करनी पड़े। मैं ब्राइटनेस कम कर दूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार केवल देख लेता हूँ। थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो डाउन कर देता हूँ। ब्लैक और व्हाइट बैकग्राउंड का अलग अलग सीन होता है ना। अब ठीक है। चलिए, तो बात मैं ये कर रहा था दोस्तों कि जो आपके एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस जो डिजाइन किया गया है वो किसको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। एस्पिरेंट भाई, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आपका जवाब आएगा कि सर, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो यूपीएससी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। नहीं पागलो, यूपीएससी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी ना एनसीईआरटी का सिलेबस डिजाइन किया गया है। एनसीईआरटी का सिलेबस डिजाइन किया गया है 8 से 10 वर्ष की उम्र के जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से एक सीक्वेंस में कर सकें, एक सीक्वेंस में वो सारी चीजें सीख सकें। उनके दिमागी स्तर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता जाएगा एग्जामिनर, तो वहां पे उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है। ये सिलेबस यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनके स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के डिजाइन नहीं किया गया है। यही एक वजह है कि जब आप क्लास 6th, 7th और 8th का सिलेबस देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपको मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आपको मिलेंगी जो आपको यहां भी देखने को मिलेंगी क्लास 6 में। वही चैप्टर, वही सेम टॉपिक आपको क्लास 7th में भी देखने को मिलेगा और वही सेम चीज आपको 8th में भी मिलेगी। हो सकता है वही चीज 9th में भी मिले। तो अगर सेम टॉपिक आपको चारों क्लासेस में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चारों जगह सेम टाइप की बातें की गई होंगी। चारों जगह सेम टाइप की बातें नहीं की गई हैं, डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से चीजों को यहाँ पे सेट करके रखा गया है। जब हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के सिलेबस की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में क्लास 6 में दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो क्लास 6 में इन्होंने सबसे पहला जो प्राइमरी टॉपिक रखा है वो रखा है नोइंग योर नंबर्स, नोइंग आवर नंबर्स, या फिर कह सकते हो नोइंग योर नंबर्स। आपको बेसिकली यहाँ पे नंबर्स के बारे में जानना है और आपके यूपीएससी का जो पहला टॉपिक है वो भी नंबर सिस्टम है। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। नोइंग योर नंबर्स या नोइंग अवर नंबर्स के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो पढ़नी होती हैं, जाननी होती हैं। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने ऑर्डर के बारे में बताया है, नंबर्स को आपस में कंपेयर करके बताया है। ऑर्डर इन द सेंस असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर के कंपेयर का मतलब कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है। इसके अलावा दोस्तों एस्टिमेशन कैसे होगा, वैल्यूज कैसे निकलेंगी। लार्ज नंबर, वही वाली जो बात मैंने आपसे बताई कि लार्ज नंबर का मतलब बड़ी संख्याएं कौन सी हैं, छोटी संख्याएं कौन सी हैं, और रोमन नंबर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। अब ये वाला जो पार्ट है ये मैं कंसीडर करता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हो तो 100% 100% मैं ये मान के चलता हूं कि ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये किसको नहीं आता, भला किसको नहीं आता। हम बड़े हो गए, हमने 10th पास कर लिया, हमने 12th पास कर लिया, हम ग्रेजुएट हो गए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और अगर हमें ये ना पता हो कि नंबर्स में कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है, नंबर्स को जोड़ना कैसे है, नंबर्स होती क्या है, तो फिर हमारे लिए ये एक तरीके से शर्म की बात है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन आप सबको आता होगा। इन्होंने सेकंड चैप्टर जो यहाँ पे रखा है दोस्तों वो रखा है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसको आप पूर्ण संख्याओं के नाम से जानते हो, ये भी आपके नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। जब आप नंबर सिस्टम अपने यहाँ यूपीएससी में पढ़ोगे तो यूपीएससी के सिलेबस में नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको होल नंबर्स के बारे में सिखाया जाएगा। अब ये ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि आपने पहले पढ़ी हो, अब आप भूल गए हो। ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पहले आपने पढ़ रखी थी, बट अब आप हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी होंगी जो भूल गए होंगे। लेकिन ये वाली बात अगर मैं कहूं कि ये चीजें आप भूल गए हो तो नहीं, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये भूलने वाला केस है ही नहीं। तो दोस्तों जो होल नंबर्स की कैटेगरी है, जो आपका सेकंड चैप्टर है आपके क्लास 6 के सिलेबस का, वहां पे इन्होंने आइडेंटिटी और
क्या स्पेशलिटी है, क्या प्रॉपर्टीज है होल नंबर्स की, सबसे पहले इसका जिक्र किया है। होल नंबर्स होती क्या है उनके साथ आपका परिचय इन्होंने कराया है। उसके बाद होल नंबर्स का पैटर्न क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया है, और होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली छोटा सा एक सेक्शन इन्होंने यहाँ पे डिजाइन किया है। इस पूरे सेक्शन में हमें केवल किसके बारे में जानना है, होल नंबर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। हमें केवल और केवल यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में जानना है और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। तो होल नंबर्स के बारे में उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं। तो उन्हीं के बारे में इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, मैंने आपसे जब सिलेबस एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था, तो वहीं पे आपसे बताया था कि नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसकी बहुत बड़ी फैमिली है, जिसके अंदर कई सारी अलग अलग चीजें हैं जो आपको जाननी है, जो आपको समझनी है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में आओगे तो एनसीईआरटी में इन्होंने नंबर सिस्टम को अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है। एक पार्ट ये आपको क्लास 6 में पढ़ाएंगे, कुछ चीजें आपको क्लास 7 में पढ़ाएंगे, कुछ चीजें ये क्लास 8 में पढ़ाएंगे, और कुछ चीजें ये क्लास 9 में पढ़ाएंगे। ऐसे करके इन्होंने आगे कंटिन्यू रखा है। यार क्या है, कुछ ऐसा लगा जैसे चुभ रहा है, हाथ में कुछ आ नहीं रहा। तो दोस्तों होल नंबर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है, और सेकंड चैप्टर भी आपका किसके अंतर्गत आता है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। देन बात करेंगे दोस्तों किसकी, बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर की अगर आप बात करो तो जो तीसरा चैप्टर है दोस्तों, क्या हुआ, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? चलिए, तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों, तीसरा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। अब आपको नंबर्स के साथ क्या है, खेलना है। नंबर कोई खिलौना तो है नहीं जो उसके साथ हम खेलेंगे। नंबर्स के साथ खेलने का मतलब यह है कि जो हमारी नंबर्स हैं इनके साथ हम कितनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, नंबर्स से और कितने नए कॉन्सेप्ट सामने आ सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। एंड वंस अगेन दोस्तों, ये जो पार्ट है ये वापस से आपका पूरा का पूरा पार्ट किसका है, नंबर सिस्टम का। यानी कि क्लास 6 के स्टार्टिंग के जो इन्होंने 3 चैप्टर बनाए हैं, वो सारे की सारी बातें आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़नी होती हैं। और यहीं से अगर वो सारी चीजें आप जान लोगे तो जब आप यूपीएससी के एक्चुअल सिलेबस पे काम करोगे तो आपका काम निहायत आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले नंबर्स को देखो, आपको सिंपल तरीके से नंबर ऑपरेशन सबको आता है। हम इस उम्र में आ चुके हैं कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना वो हम सबको आता है। बट इन नंबर्स के साथ अब और कौन कौन सी एक्टिविटी हम कर सकते हैं, तो कई सारी नंबर्स अगर गिवन है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलेगा, उनका एलसीएम कैसे निकलेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कोई अगर बड़ी संख्या गिवन है वो संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये नियम बताना, जो भी ये नियम बताता है उसी नियम को हम भाज्यता के नियम के नाम से जानते हैं। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, एचसीएफ को अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा, एलसीएम को अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा। भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम अभाज्य संख्या, कंपोजिट भाज्य संख्या, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ये सारी की सारी बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और ये वो चीजें हैं, हम उम्र के उस पड़ाव पे हैं अमित, जहां पे हम 2 मिनट के अंदर सारी चीजों को सीख सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि फैक्टर क्या होता है, मैं आपसे पूछूं मल्टीपल क्या होता है, तो आप कहोगे सर मल्टीपल तो हम जानते हैं, जैसे 2 का जो पहाड़ा है, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये 4 6 8 10 ये सारे 2 के गुणज हैं। 2 के गुणज, किसी संख्या के गुणज का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब होता है कि किसी संख्या में किसी अन्य संख्या का गुणा करने से वो संख्या मिले। 2 का 5वां गुणज है कौन, 10, 2 का चौथा गुणज 8, 2 का तीसरा गुणज 6, 2 का दूसरा गुणज 4। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे फैक्टर क्या होता है, तो एक संख्या अगर लिखी है 10, तो ऐसी जितनी संख्याएं हैं जो इस 10 को पूरा पूरा विभाज्य कर दें, आपने कहा 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो ये 2 5 10 1 क्या है, ये इस 10 के फैक्टर हैं। तो ये सब 2-2 मिनट की बातें हैं, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, ये 1 घंटे का विषय उनके लिए है जो क्लास 5th और 6th में है, क्योंकि उनको बहुत सारे रियल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की जरूरत है। बट आज आप जिस स्टेज में हो, आज आपको इन पे रियल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, आप जब गुणनखंड निकालते हो, एक संख्या आपको दे दी जाती है 16, आप कहते हो पहले 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। ये 2 के फॉर्म में आपने सारे के सारे फैक्टर कर रखे हैं। 2 हमारी एक प्राइम नंबर है, यही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है।
प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहता है, 2 से काटो, 3 से काटो, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो क्लास 6th में आपको सिखाई जाती हैं, और वही क्लास 6th में जो एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टर, मल्टीपल, ये सारी चीजें सीखते हो, आके इस्तेमाल और अप्लाई कहाँ करना होता है, यूपीएससी में करना होता है। और केवल यूपीएससी में ही नहीं, अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको करना होता है। अब दोस्तों इतना तो इन्होंने 3 चैप्टर तक क्या रखा, 3 चैप्टर तक इन्होंने सारी चीजें नंबर सिस्टम से संबंधित ही रखी। उसके बाद ये सीधे स्विच करते हैं और आपको लेके चलते हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, जिसमें आपको ये बताते हैं कि सर्कल क्या होता है, कर्व क्या होता है, कर्व के प्रकार कितने होते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो ये आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट आ जाएगा। ये अगर आप पढ़ोगे तो इसको पढ़ने से यूपीएससी में कौन सा पार्ट आपका स्ट्रांग होगा, मेंसुरेशन स्ट्रांग होगा। मैं साथ ही साथ ये बताता चल रहा हूं आपको कि जब आप एनसीईआरटी कवर करोगे तो कौन सा टॉपिक आपका कवर होगा। एनसीईआरटी जब आप कवर करोगे तो साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक्स आपके मजबूत होंगे उनका मैं यहां पे जिक्र करता चल रहा हूं। चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर जो बात इन्होंने रखी है दोस्तों, 5वें नंबर बात भी इन्होंने किसकी रखी है, मेंसुरेशन से संबंधित। अगर ये 5वां टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपका जो मेंसुरेशन वाला हिस्सा है यूपीएससी की इस जर्नी में आगे जब आप क्षेत्रमिति पढ़ोगे तो मेंसुरेशन आपका स्ट्रांग होगा। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आपको क्या करना है, बेसिकली अलग अलग आकृतियों के बारे में समझना है। वो आकृतियां आपने कहा जी त्रिभुज, त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं जिसको हम कोण के नाम से जानते हैं, चतुर्भुज क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के अलावा पॉलीगन्स के, बहुभुज के बारे में जानना है। 3 डायमेंशनल शेप्स कौन से होते हैं। अब 3 डायमेंशनल शेप्स हम सब जानते हैं, आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, और इसके अलावा सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया, स्फीयर हो गया, सारे 3D शेप्स हैं। तो हमें यहाँ पे पूरी मेंसुरेशन नहीं पढ़नी है, हमें बस ये जानना है, क्योंकि वहां पे एक क्लास 6 के बच्चे को हमें केवल आकृति के बारे में समझाना है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। माचिस की 3 तीलियां उठाओ, उन 3 तीलियों को क्या करो, उन 3 तीलियों को बंद कर दो किसी एक आकृति के आकार में, और किसी भी आकृति में बंद कर दो, कहीं से सांस नहीं रहनी चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए कि एक तीली ये रखा, एक तीली ये रखा, एक तीली ये रखा, बंद हो गया, ये त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया। तो यहां पे केवल इंट्रोडक्शन है, यहां पे इसके अलावा हमें और कुछ नहीं जानना, केवल और केवल हमें एंगल्स के बारे में जानना है, लाइन क्या होती है, और ट्रायंगल के बारे में जानना है, ट्रायंगल्स के प्रकार के बारे में जानना है, चतुर्भुज के बारे में जानना है, बहुभुज के बारे में जानना है। ये सारी की सारी बेसिक चीजें जब आप पढ़ोगे तो जब आप यूपीएससी में मेंसुरेशन पे डायरेक्ट काम करोगे तो आपको बेसिक फिगर्स पे काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आप सीधे क्या करोगे, सीधे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अभी मैं अगर आप जितने भी लोग लाइव हो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूंगा, आप नहीं बता पाओगे, मैं केवल इतना पूछ लूंगा कि ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हमने दोनों को मिला दिया, हमने दोनों को मिला दिया। ये एक पॉइंट है, यहां से हमने एक लाइन खींची और हमने यहां पे कुछ नहीं रखा। ये एक पॉइंट है, हमने यहां से लाइन खींची और ऐसे एरो बना दिया, हमने एक लाइन खींची, दोनों तरफ हमने ऐसे एरो बना दिया। आपको पता है इन सब के अलग अलग नाम है, इन सब के अलग अलग नाम है, लेकिन ये चीज आपको अभी नहीं पता होगी। बचपन में आपने पढ़ा, लेकिन आज की डेट में आप भूल चुके हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपकी जर्नी में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। आगे चल के ये छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी से बड़ी बात को भी क्या करेंगी, आसान कर देंगी। बूंद बूंद से सागर बनता है, सुनी है ना ये कहावत। तो बस वही चीज है कि ज्ञान का भी छोटा छोटा एक छोटा अंश जो है, वो छोटे छोटे अंश ज्ञान के जो है वो मिलकर एक बड़े ज्ञान के सागर का क्या करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो उत्पत्ति कर देते हैं। तो आपका जो ज्ञान का सागर है जो आगे चल के बड़ा होने वाला है, वो बड़ा कैसे होगा, इन छोटी छोटी चीजों को सीख कर होगा। अब बीच में 2 टॉपिक इन्होंने ऐसे रखे जिनको पढ़कर आपका मेंसुरेशन स्ट्रांग होगा, लेकिन उसके बाद अगली जो बात है फिर से ये लौट आए, और कहां लौट आए, वापस से नंबर सिस्टम पे लौट आए।
वापस से कहां लौट आए, वापस से नंबर सिस्टम पे लौट आए। और जो इनका छठवां चैप्टर है, जब आप इनका छठवां चैप्टर पढ़ोगे तो वापस से ये आपका सिलेबस का कौन सा हिस्सा कवर करेगा, फिर से आपके नंबर सिस्टम की एक और बात जो है वो यहां से कवर होगी। छठवें टॉपिक में दोस्तों इन्होंने इंटीजर्स के एडिशन की बात की है। अब पूर्णांकों का जोड़ना सबको आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ना हम सबको आता है। इंटीजर्स होते क्या हैं ये भले आप भूल गए होंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के प्रकार कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, न्यूट्रल इंटीजर कौन सा है, भले ये आप भूल गए हो लेकिन जोड़ना सबको आता है। इसके अलावा दोस्तों इंटीजर्स को आपस में घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो बेसिकली जो छठवां टॉपिक है, छठवें टॉपिक में इन्होंने नंबर सिस्टम के इंटीजर वाले पार्ट को क्या किया है, कवर किया है। इंटीजर जिसको हिंदी में आप किस नाम से जानते हो, हिंदी में आप पूर्णांक के नाम से जानते हो। तो सबसे पहले 3 टॉपिक पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम कवर होगा, 2 टॉपिक पढ़ोगे मेंसुरेशन वाला सेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, आगे फिर से एक टॉपिक इन्होंने डाल दिया जिससे कि आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग होगा। जब आगे हम बढ़ेंगे तो आगे जो 7वां और 8वां टॉपिक है, ये दोनों के दोनों टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो इनको पढ़ने से कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा, फिर से दोस्तों आपका नंबर सिस्टम ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहां पे भी आप जो बातें पढ़ोगे वो आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ने को मिलेंगी। कहां पे, जब आप यूपीएससी के मेन सिलेबस पे काम करोगे। अब आप देखो कि एक बच्चे को इनिशियल स्टेज पे जब हम फोकस कराते हैं तो पढ़ाई में, यानी कि गणित की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जो फोकस होता है वो हमारा नंबर्स पे होता है, क्योंकि पूरी की पूरी गणित जो है वो संख्याओं से बनी है। और अगर संख्याओं का हमें सही तरीके से ज्ञान हो गया तो हमारी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं आगे चल के आसान होगी। लेकिन अगर हमें नंबर्स का ही नॉलेज नहीं है तो फिर चीजें आगे चल के मुश्किल होने वाली हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शंस की बात की है, फ्रैक्शंस जिसको आप भिन्न के नाम से जानते हो। आपको याद है दोस्तों, जब मैं यूपीएससी का सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहा था तो मैंने नंबर सिस्टम की फैमिली में एक टॉपिक आपको बताया था, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। याद है कि नहीं याद है? एक टॉपिक आपको मैंने बताया था नंबर सिस्टम की फैमिली के अंदर कि ये आपको पढ़ना होगा दशमलव एवं भिन्न। तो जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका यहां से कवर होगा। देखो ऊपर बात की है इन्होंने फ्रैक्शन की, और 8वें नंबर टॉपिक में इन्होंने आपको बताया है डेसिमल्स यानी कि दशमलव के बारे में। फ्रैक्शंस के अंदर कि भिन्न का आप जोड़ कैसे करोगे, भिन्न को आपस में घटाओगे कैसे, कन्वर्जन ऑफ भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस का एक तरीके से कन्वर्जन समझते हो, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। लाइक और अनलाइक आप सब लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। अगर 1/2 लिखा हुआ है तो ये लाइक फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लेकिन अगर 3/2 लिखा हुआ है तो ये अनलाइक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है। इसके अलावा दोस्तों फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप आप जानोगे यहाँ पे। टाइप के अलावा उनका जो रिप्रेजेंटेशन है किसका, फ्रैक्शंस का, भिन्न को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ोगे। कुल मिला के 7वां टॉपिक अगर आपने पढ़ा, 7वां चैप्टर आपने पढ़ा, तो यहाँ पे आप फ्रैक्शंस के बारे में अच्छे से जान जाओगे कि भिन्न क्या होते हैं। और यहीं पे अगर आपने 8वां टॉपिक पढ़ा तो कैसे हम घटाएं दशमलव संख्याओं को, कैसे जोड़ें, कैसे हम उनकी तुलना करेंगे, डेसिमल नंबर्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, 10th और 100th डेसिमल क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके साथ एक समस्या होगी, स्वप्ना, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ आज भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि सर जब दशमलव संख्याएं आ जाती है ना, तो दशमलव संख्याओं के आने के बाद कभी जोड़ना मुश्किल हो जाता है, कभी घटाना मुश्किल हो जाता है, कभी मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको डेसिमल्स का सही तरीके से ज्ञान नहीं है। और ये चीज कहाँ सिखाई जाती है, ये चीज क्लास 6th में सिखाई जाती है। सोचो अगर आज हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो क्लास 6 और आज हम आ चुके हैं ग्रेजुएशन, तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं अगर हमने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। तो जो चीजें हमने 8-10 साल पहले सीखी थी वो आज हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में काम आ रही है कि नहीं? ऑनेस्टली आपके साथ ऐसा होता है। चलिए इसको पढ़ लेंगे तो ये क्या होगा, नहीं होगा। आगे चलेंगे। अब दोस्तों जब यहां तक की बात आ जाती है तो अगली बात इन्होंने कहां रखी है, क्लास 6 के सिलेबस पे ही है अभी। अगली बात जो इन्होंने रखी है 9वां नंबर टॉपिक जो है वो आपका डेटा हैंडलिंग का है। आप सबके सिलेबस में एक डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की चीज है।
डीआई जिसको आप कहते हो, डीआई का नाम आप सबने सुना होगा। डेटा हैंडलिंग क्या है? बेसिकली डेटा हैंडलिंग आपको सिखाता है कि डेटा को हम हैंडल कैसे करते हैं। तो डेटा को हैंडल करने के लिए कई सारे अलग अलग फिगर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम बार ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, हम पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम पिक्टोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं, हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ग्राफ के बारे में जानकारी दी जाती है, ये ग्राफ के बारे में जो जानकारी आज दी जा रही है, जिसको हम डीआई के नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी के अंदर वही चीज आपको डेटा हैंडलिंग के नाम से जानी जाती है। फिर जब हम आगे बढ़े तो 10वां नंबर जो है टॉपिक, वो डायरेक्टली इन्होंने पूरा क्या किया, मेंसुरेशन जो कि आपका क्षेत्रमिति है वो रख दिया। लेकिन यहां पे इन्होंने आपको केवल और केवल प्रॉपर्टीज और फार्मूले ही बताए, क्वेश्चंस नहीं करवाए। यहां आपको ये क्या बताएंगे, यहां पे जो रेगुलर और इर्रेगुलर शेप होते हैं उनका एरिया कैसे निकलेगा और उनका परिमाप कैसे निकलेगा, केवल इसकी जानकारी इन्होंने दी कि कल को कोई आयत मिलेगा, कल को कोई वर्ग मिलेगा, कल को कोई सर्कल मिलेगा, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, इस बात की जानकारी इन्होंने यहां पे रखी। अब अगर मैं 10वें के बाद 11वें चैप्टर पे आऊं तो ये है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है इन्होंने केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे यहां पे रखा है कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, अलजेब्रा के साथ आपका इन्होंने परिचय कराया है, और व्यंजक क्या होते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है? आप कहोगे सर अलजेब्रा तो हमारे सिलेबस में है नहीं। अलजेब्रा कुछ और नहीं, जब आप नंबर सिस्टम या किसी भी टॉपिक के अंदर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और एक समीकरण आपको मिल जाता है 5x प्लस का 4y बराबर 10, तो ये कुछ और नहीं, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये आपका बीजगणितीय व्यंजक ही है। लेकिन हम जानते नहीं है, हमको लगता है ये तो समीकरण है, इसको तो हम इक्वेशन के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आपका एक बीजगणितीय समीकरण है, ये बीजगणितीय समीकरण है। तो जब आप ये बात सीखोगे ना, यहाँ पे एक्सप्रेशन के बारे में जानोगे, इक्वेशंस के बारे में जानोगे, तो ये आपकी किस पे मदद करेगा? ये आपकी मदद करेगा दोस्तों, हेल्प करेगा आपके जितने भी अलग अलग टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के अंदर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम क्या होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम ऐसे व्यंजक बनेंगे, और इन इक्वेशंस को हल करने में मदद कौन करेगा? ये अलजेब्रा के अंदर जो बातें बताई जाती हैं वो करेगा। अब क्लास 6 के बाद जब हम आगे चलते हैं और यहां से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो क्लास 6 में 2 से 3 चैप्टर अभी आपके और हैं, देन क्लास 7 आएगा। क्लास 6 के अंदर अगली बात जो रखी गई है रेशियो प्रोपोर्शन। आपको याद होगा जब हमने अपना सिलेबस जो है वो डिस्कस किया था तो सिलेबस के अंदर ये पूरा टॉपिक डायरेक्ट लिखा हुआ है। आपके यूपीएससी के सिलेबस में ये बात डायरेक्टली मेंशन की थी मैंने कि अनुपात एवं समानुपात आपको पढ़ना पड़ेगा, अनुपात बराबर रहना चाहिए। रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर ये आपको बताएंगे समानुपात क्या होता है, ये आपको बताएंगे अनुपात क्या होता है, ये आपको बताएंगे यूनिटरी मेथड क्या होता है। ज्यादा कुछ इन्होंने यहां नहीं बताया कि आप सोच रहे हो जितना आपके यूपीएससी के अंदर है वो सब ये बता जाएंगे, तो वो सब ये नहीं बताएंगे, बट ये आपका एटलीस्ट परिचय तो करा देंगे। जो एक बेस होता है, जो नींव बनती है, वो तो आपकी मजबूत होगी। देन उसके बाद फिर जैसे ही आगे चलोगे तो आगे ये जो आपका अगला पार्ट है ये भी आपका मेंसुरेशन के अंतर्गत ही आता है। यहां से भी आपका जो मेंसुरेशन वाला हिस्सा है वो कवर होगा कि सिमेट्री क्या होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है, लाइन सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल फिगर कौन से होते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब, सिमेट्री का मतलब जानते हो क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। तो यहां से भी आपका मेंसुरेशन वाला हिस्सा कवर होगा। एंड वंस अगेन आप ज्योमेट्री कहोगे सर हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनका नॉलेज रखोगे तो यहां से भी आपका जो मेंसुरेशन वाला हिस्सा है वो कवर होगा। अगर आप पढ़ोगे सर्कल के बारे में कि सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किसी लाइन का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, एंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, इसके अलावा स्पेशल मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा 6th क्लास का सिलेबस है, इसका अगर मैं ओवरव्यू करूं तो जब आप क्लास 6 की एनसीईआरटी को खत्म करोगे तो 2 चीजें आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होंगी। एक तो आपका नंबर सिस्टम, पहला तो आपका नंबर सिस्टम, और दूसरा जो पोर्शन है वो यहां से कौन सा तैयार होगा? दूसरा पोर्शन आपका यहां से मेंसुरेशन वाला तैयार होगा। एक तो आपका नंबर सिस्टम,
और दूसरा जो है मेंसुरेशन वाला जो आपका टॉपिक है ये आपका तैयार होगा। बेसिकली इन दो चीजों पर यहां पर जोर दिया गया है। अगर आप 6th का सिलेबस खत्म करते हो तो आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है उस यूपीएससी की जर्नी में नंबर सिस्टम वाले टॉपिक और साथ ही साथ मेंसुरेशन वाले टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आई होप कि 6th के सिलेबस को आपने बढ़िया तरीके से जाना कि अगर मैं एनसीईआरटी के क्लास 6 का सिलेबस कवर करता हूं तो मेरा क्या फायदा होगा। डन, आगे चले, 7th पे चले 7th पे चले, ठीक है। इस तरीके से कभी किसी ने कोई चीज बताई नहीं होगी, बताई किसी को देखा जो ऐसे बताता हो? ये अच्छी चीजें हैं, आज मैं बता रहा हूं तो ये वीडियो हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। कल को मुझे दोबारा बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग नए आते जाएंगे, वो देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। आखिर पता तो चले कि जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से फायदा क्या होगा। एक्चुअली सच बात यह है, लोगों को यही नहीं पता अमित कि अगर एनसीईआरटी कवर करेंगे तो हमारा बेनिफिट क्या होगा। तो मैं आपको वही फायदा दिखाना चाहता हूं कि अगर ये छोटी छोटी चीजें आप कवर करोगे तो आपका कितना बढ़िया फायदा होगा, कितना बेहतरीन रहेगा आपके लिए। मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। अब देखो क्लास 7th, एक खूबसूरती अभी आप देखिएगा और वो खूबसूरती कितनी बेहतर है, मजा आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्लास 6th में जब आप चीजों को डिस्कस कर रहे थे तो क्लास 6th में हमने जब सारी चीजें देखी तो क्लास 6th को कवर करने से हमारा बेसिकली जो फायदा हो रहा था वो नंबर सिस्टम का और मेंसुरेशन का हो रहा था। अब आइए मेरे साथ और मजेदार बात देखिए क्लास 7th की। क्लास 7th का सिलेबस और पहला जो चैप्टर है, जब आपकी वहां पे नजर जाएगी तो आपके मुंह से निकलेगा आए, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो खूबसूरती देखो, ये जो पहला चैप्टर है जिसका नाम इन्होंने इंटीजर्स रखा हुआ है, ये इंटीजर्स आप कहोगे सर ये तो हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था ना। अभी जब क्लास 6th वाले सिलेबस को हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो क्या वहां पे इंटीजर्स नहीं था वहां पे भी, लेकिन इंटीजर्स का वहां पे एक छोटा सा हिस्सा था, थोड़ा बचा हुआ हिस्सा कहां डाला गया, यहां डाला गया। क्यों? क्योंकि क्लास 6 का जो बच्चा है उसका माइंड अभी इतना डेवलप नहीं है कि वो एक साथ इंटीजर्स की सारी चीजों को सीख सके। समय बढ़ेगा, एक साल और आगे जब वो जाएगा तो 6वीं से 7वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते दिमाग का जो स्तर है वो भी थोड़ा सा ऊपर जाएगा और अब उसको वापस से इंटीजर्स के अंतर्गत वो जो चीजें बताई जा चुकी हैं उसके आगे की बातें बताई जाएगी। तो दोस्तों इंटीजर्स यहां पे सबसे पहला टॉपिक है जो कि आपका रखा गया है। फिर आप दूसरा टॉपिक देखोगे, आप फिर कहोगे अरे यार सर क्या मजाक किया इन्होंने। दूसरा टॉपिक वंस अगेन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, भिन्न एवं दशमलव, वहां भी था क्लास 6th में और यहां भी है, वहां भी था और यहां भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जगह, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों जगह सेम चीजें रखी गई हैं, सेम चीजें नहीं रखी गई हैं। थोड़ी बात वहां बताई गई है और थोड़ी बात जो है वो यहां बताई गई है, ठीक है। हाँ ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा, जब आप तीसरी बात पे आओगे डेटा हैंडलिंग, आप कहोगे सर डेटा हैंडलिंग तो वहां भी था। जी बिल्कुल था डेटा हैंडलिंग वहां और यहां भी है। तो दोस्तों इंटीजर्स अगर फ्रैक्शन एंड डेसिमल और डेटा हैंडलिंग की बात करें तो ये ऑलरेडी चीजें आपने क्लास 6th में कवर कर रखी हैं। जो बची कुची चीजें हैं वो आके आप क्लास 7th में कवर करने वाले हो। और ये कौन सा पार्ट आपका कवर करेगा, यहां से जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हैं ये आपके नंबर सिस्टम वाले पार्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे। इसके बाद जब आप आगे चलोगे तो यहां पे आपको सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना होगा जिनको आप कहते हो साधारण समीकरण। यहां पे किन किन चीजों को बताया जाता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो आपको कई बार मैथमेटिक्स में 2 ऐसे समीकरण मिल जाते हैं, मिल जाता है 2x प्लस का 3y और ये बराबर लिखा होता है 12। एक समीकरण मिल जाता है 4x प्लस का मिल जाता है 5y, ये बराबर लिखा होता है 28। और इन दोनों को हल करके हमें क्या बताना होता है, हमें x और y की वैल्यू बतानी होती है। तो ये जो आप समीकरण देख रहे हो ना, इनको हम रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, इन्हीं को साधारण समीकरण की कैटेगरी में भी रखा गया है। ये सारी चीजें आपको यहां पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर आप कहोगे सर लाइन एंड एंगल, ये तो हमने क्लास 6th में भी कवर किया था। हाँ जी, यहां से आप 6th वाली जो बातें पढ़ रहे थे उसी के आगे की कुछ बातें आप यहां पढ़ोगे और ये पढ़ने से आपका
जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप देखो ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ट्रायंगल्स के बारे में तो आपने पीछे भी पढ़ा था, ये भी वो चीज है जो आपको क्लास 6 और क्लास 7 दोनों जगह पढ़ाई जाती है। यहाँ पे देखो 7th में भी है, 6th में भी है, और इसको भी जब आप कवर करोगे तो इसको भी कवर करने से आपका जो मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। अगली बात पे जब हम चलेंगे तो अगली बात है दोस्तों कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आपने ट्रायंगल की जब प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जिनका मैथ वाला बैकग्राउंड रहा है, तो मैथ बैकग्राउंड में आपने समरूपता पढ़ा होगा, समरूपता पढ़ा होगा, सर्वांग समता आपने पढ़ा होगा। तो वो चीजें यहां पे रखी गई हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस पार्ट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इन केस अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंकिंग की तैयारी कर, सॉरी बैंकिंग नहीं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीट ट्रायंगल पूछा जाता है, ये उनके लिए है। बट बेसिकली ये जो सेशन मैं ले रहा हूं वो यूपीएससी वालों के लिए ले रहा हूं। तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ना, यह आपके किसी काम का नहीं है। अपने सेल्फ नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे दोस्तों, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपके बड़ा काम का है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा जाता है। क्वांटिटी कंपेयरिंग में दोस्तों ये आपको बताते हैं कि जितने भी अलग अलग क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, और इनके कन्वर्जन के बारे में इन्होंने बता रखा है, जो कि आपके बड़े काम की चीज है। क्यों काम की चीज है? क्योंकि कई बार यूपीएससी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, डायरेक्ट, कि वो आपको एक नंबर दे देगा और कहेगा कि ये नैनोमीटर में कितना होगा, ये मिलीमीटर में कितना होगा। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपका एक तरीके से जो नंबर सिस्टम वाला हिस्सा है वो क्या करेगा, कवर करेगा। नंबर सिस्टम वाला जो हिस्सा है यहां से वो भी आपका क्या होगा, कवर होगा। जब आप आगे चलोगे तो देखो यहाँ पे रेशनल नंबर्स है, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स आप पढ़ोगे तो परिमेय संख्याएं पढ़ने के बाद वापस से आपका कौन सा टॉपिक जो है वो मजबूत होगा, वापस से आपका नंबर सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। नंबर सिस्टम पे तो उन्होंने भर भर के काम कराया है, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए जब वो यूपीएससी में आके एनसीईआरटी पढ़ेगा, सॉरी यूपीएससी में आके सीधे मेन सिलेबस पे काम करेगा, तो अगर एक फ्रेशर को 100% काम करना होगा तो जिसका एनसीईआरटी कवर है उसका 50% बर्डन पहले ही कम हो चुका होगा। 50% चीजें ऑलरेडी उसके माइंड में पहले से होंगी, उनको दोबारा काम नहीं करना होगा। फिर दोस्तों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको नहीं करना है, ये आपके लिए नहीं है। क्लास 7 का 10वां नंबर जो चैप्टर है वो आपने कवर नहीं करना, ये आपके लिए नहीं है। एसएससी रेलवे की तैयारी करने वाले जो हैं ये उनके लिए है। अब देखो पेरीमीटर और एरिया, पेरीमीटर और एरिया पे ऑलरेडी आपने कौन से क्लास में काम किया था, क्लास 6 में। 7th में भी आप इस पे काम करोगे, और जब आप इस पे काम करोगे तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है वो स्ट्रांग होगा। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो वंस अगेन जो क्षेत्रमिति है वो आपकी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, सिंपल इक्वेशन, उसी से जुड़ा हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टॉपिक है। यहां पे भी अलग अलग जो समीकरण बनते हैं पूरी गणित को सॉल्व करने में, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो ये आपकी मैथ में जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा होता है उस पे काम करना आपको सिखाएगी, कि इक्वेशंस अगर आ जाएंगी तो उनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके बाद आपको याद होगा दोस्तों एक टॉपिक आपका जब नंबर सिस्टम में सिलेबस डिस्कस कर रहा था यूपीएससी का, स्वप्ना याद है एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, सर्च इंडिसेस, घातांक एवं करड़ी। जो घातांक एवं करड़ी टॉपिक हमने नंबर सिस्टम की फैमिली में डिस्कस किया था, वो टॉपिक आपको कहां मिलेगा, वो टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 13 मिलेगा क्लास 7th में, एक्सपोनेंट्स एंड इट्स पावर। यहां पे बेसिकली इन्होंने केवल घातांक की बात की है, करड़ी की बात यहां पे नहीं की गई है, करड़ी आपको आगे मिल जाएगा। ये अगर आप कवर करोगे तो यहां से भी सीधे सीधे आपका कौन सा टॉपिक, आपने कहा जी नंबर सिस्टम जो है वो यहां से भी हमारा क्या होगा, कवर होगा।
नंबर सिस्टम सीधे सीधे कवर होगा। सिमेट्री ऑलरेडी आप पहले कवर कर चुके हो, क्लास 6th में भी, क्लास 7th में भी। ये आपके डायरेक्टली सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट सिमेट्री आपको समानता सिखाएगी फिगर्स की। तो यहाँ पे जो क्लास 7th का जो 14th चैप्टर है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप वहां कर चुके हो। डायरेक्ट आपके सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप्स का दोस्तों अगर नॉलेज आप लोगे तो यहां से आपका जो मेंसुरेशन वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वो आपका मजबूत होगा। तो जब मैंने क्लास 6 के सिलेबस को डिस्कस किया, तो क्लास 6th में हमने बेसिकली दो टॉपिक पे सबसे ज्यादा काम किया। एक आपका नंबर सिस्टम और दूसरा मेंसुरेशन। एस्पिरेंट भाई, यहां पे जब आप क्लास 7th में काम करोगे तो 7th में भी जो मेजर काम आपका है, जब आप 7th के सिलेबस को खत्म करोगे तो वंस अगेन आपके वही दो टॉपिक मजबूत होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका यूपीएससी के अंदर जब आप आओगे तो नंबर सिस्टम मजबूत होगा, और दूसरा कौन सा मजबूत होगा? दूसरा आपका मेंसुरेशन मजबूत होगा। इसके अलावा दोस्तों रेशियो पे आप अच्छा खासा काम करना सीख जाओगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन जो है वो भी आपका टॉपिक कवर हो चुका है, और साथ ही साथ डीआई वाला जो सेक्शन है उसका भी नॉलेज आपको मिल चुका है। लेकिन जो मेजर काम है वो आपने इन दो टॉपिक्स पे किया। अब क्लास 7th आपने कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों किसकी तरफ? एक मिनट रुकना। सुस्मिता जय हिंद। सॉरी। चलो अब चलते हैं क्लास 7 से और आगे जानते हैं दोस्तों क्लास 8 के बारे में। जब हम क्लास 8 के पास चलेंगे तो 8th में कई सारी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। एक एक करके सबकी बात करेंगे। सबसे पहले क्लास 8 का जो पहला टॉपिक है वो है आपका रेशनल नंबर। अब आप फिर वही बात कहोगे सर जो इन्होंने क्लास 8 के सिलेबस में पहला टॉपिक रखा हुआ है रेशनल नंबर, ये पहला टॉपिक तो हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है। जी हाँ, ये 7th में भी है, ये आपको वापस से 8th में भी मिलेगा। 7th में आपने परमेय संख्याओं का छोटा हिस्सा जो है वो कवर किया था, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो आकर आपको क्लास 8th में कवर करना है। और इस टॉपिक को पढ़ लेने से वंस अगेन आपका जो नंबर सिस्टम वाला हिस्सा है वो क्या होगा, वो आपका मजबूत हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो बात अभी मैं आपको यहां बता रहा था ये लीनियर इक्वेशन ही है। फर्क है यहाँ पे x और y दो वेरिएबल हैं, यहाँ एक वेरिएबल के बारे में बताया जाएगा। इस टॉपिक का जब आप पढ़ोगे, इस टॉपिक का जब आप नॉलेज लोगे तो ये आपके कैलकुलेशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस टॉपिक को भी हमें जानना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे चलेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल आपने क्लास 6th में भी पढ़ा था और वही सेम चीज आपको क्लास 8th में मिल रही है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वाड्रिलेटरल होते हैं बेसिकली आपके चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की समझ जब आपको हो जाएगी तो ये सीधे सीधे आपकी मदद करेगा किस टॉपिक में? जब आप यूपीएससी के अंतर्गत आओगे तो ये सीधे सीधे आपकी मदद करेगा मेंसुरेशन को समझने में। किसको? मेंसुरेशन को समझने में। इसके बाद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये टॉपिक आपके काम का नहीं है। जितने भी यूपीएससी वाले हैं आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसके अलावा दोस्तों आप आगे चलोगे तो एक बार फिर से देखो डीआई मिल गई, डेटा हैंडलिंग, और डीआई अगर यहां वापस से मिल गई है तो हम क्या करेंगे? वापस से जानेंगे। कुछ बातें जो हैं वो वहां पे डिस्कस की गई हैं 6th क्लास में, कुछ बातें 7th क्लास में, कुछ बातें 8th क्लास में। भाई नहीं बहन, अब मुझे ऐसे क्या पता, अब नाम एस्पिरेंट है तो अब मुझे थोड़ी ना सपना थोड़ी आ रहा है, सॉरी बहन बोल देता हूं, ठीक है ऐसे। सॉरी। एक तो तुम लोग अपने नाम भी ऐसे ही रखते हो, ये नहीं कि बढ़िया, जैसे अमित का देखो कितना बढ़िया नाम दिख रहा है, स्वप्ना का अच्छा खासा नाम दिख रहा है, सुस्मिता का अच्छा खासा नाम दिख रहा है। ऐसे कोई आएगा डिप्लोमेसी के नाम से, कोई आएगा एस्पिरेंट के नाम से, तो अब क्या कह के बुलाए? तो डिप्लोमेसी है तो डिप्लोमेसी बोल देते हैं, एस्पिरेंट है तो एस्पिरेंट बोल देते हैं। अच्छा हम क्या है ना, हम थोड़ा सा मेल है, मतलब मैं जो मेल होते हैं ना तो हम लोगों की आदत होती है ज्यादा भाई बोलने की। अगर नाम दिख गया, जैसे स्वप्ना दिख गया तो निकल जाएगा स्वप्ना सिस्टर, बट अगर नाम नहीं है कोई तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं और भाई क्या हाल चाल है। अब क्या पता कि सामने भाई ना हो के बहन है, तो कोई बात नहीं, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम की फैमिली का ही एक और पार्ट है वर्ग एवं वर्गमूल और घन एवं घनमूल।
क्यूब एंड क्यूब रूट और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो आपका नंबर सिस्टम ही कवर करता है। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे यहां पे आके, तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वांटिटी को कंपेयर करना, ये ऑलरेडी आपने क्लास 6 में कर रखा है, तो ये क्लास 8 में अगर वापस आया है तो इसको आपको पढ़ने की नीड यहां पे नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कोई खास काम नहीं है। वहां पर लोगे वही सफिशिएंट है, यहां आके दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9वें टॉपिक पे आएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी ऑलरेडी आपने पहले कवर कर रखा है, यहां पे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा डायरेक्टली आपके यूपीएससी के एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। ये बहुत अच्छी चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर आपको कोई यही नहीं बताएगा कि भाई ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक नहीं पढ़ना, तो आप तो एक लाइन से सब पढ़ने में लग जाओगे। तो हमें सब नहीं पढ़ने हैं, बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। आगे चलेंगे तो क्लास 8 में आगे दोस्तों सॉलिड शेप्स की विजुअलाइजिंग, ये भी आपको यहां पे नहीं कवर करनी है, ऑलरेडी आप इसको पहले कवर कर चुके हो। मेंसुरेशन यहां पे देखो रखी गई है, इसको कर लीजिएगा। इसको कर लोगे तो डायरेक्टली जो आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट है वो आपका यहां पे कवर होगा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपको याद हो तो ये आपने 7th क्लास में भी देखा, ये आपको 8th क्लास में भी मिला। कुछ हिस्सा इसका 7th में रखा गया है, कुछ हिस्सा 8th में रखा गया है। इसको जब आप कवर करोगे तो वंस अगेन जो आपका नंबर सिस्टम वाला पार्ट है वो क्या होगा, वो आपका मजबूत होगा। इसके बाद दोस्तों अनुपात समानुपात तो आपने क्लास 6 में ही पढ़ लिया था, लेकिन वहां पे जो समानुपात पढ़ा था तो उसी के आगे की बात यहां पे इन्होंने बता रखी है कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होते हैं। इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हो तो यूपीएससी के अंदर जो आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला टॉपिक है वो आपका क्या होगा, वो आपका मजबूत होगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला जो टॉपिक है वो आपका क्या होगा, वो आपका मजबूत होगा। इसके बाद दोस्तों फैक्टराइजेशन, कैसे हम किसी भी गिवन नंबर का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो इसको भी पढ़ने से आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग होगा, इसको भी पढ़ने से आपका नंबर सिस्टम वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ग्राफ के साथ परिचय, क्योंकि आप डीआई पढ़ रहे हो तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे केवल ग्राफ से आपका इंट्रोडक्शन कराया गया है कि बेसिकली पाई चार्ट क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, लाइन ग्राफ क्या होता है, ये सारी बातें यहां पे एक्सप्लेन की गई हैं। एंड प्लेइंग विद नंबर्स, तो प्लेइंग विद नंबर्स आपने ऑलरेडी क्लास 6 में कर रखा है, आपको ऑलरेडी क्लास 8 में भी दिया जा रहा है, तो यहां पे अलग से इसको पढ़ने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं। अब जब क्लास 8 का सिलेबस खत्म होता है तो मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि किन 2 टॉपिक्स पे हमने सबसे ज्यादा काम किया, तो आपका जवाब पता है क्या आएगा, आपका जवाब आएगा सर अब समझ में आया। क्या समझ में आया कि एक बात तो सर तय है कि हर जगह बात केवल नंबर सिस्टम की है, बात जो है वो मेंसुरेशन की है, बात जो है वो रेशियो की है, और बात जो है वो डीआई की है। इसके अलावा ज्योमेट्री वाला जो सेक्शन है वो हम स्किप करके चल रहे हैं, ज्योमेट्री हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्री हमारे बहुत बेसिक लेवल पे काम की है। ऊपर चल के कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल्स के अलग अलग टाइप्स वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो एसएससी और रेलवे की जो तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में पूछी जाती है, तो उनके काम की है। अब आप एक बात नोटिस करो, जब आप क्लास 6, 7 और 8 को पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप इनको कंप्लीट करने पे नंबर सिस्टम में अच्छे खासे मजबूत हो जाओगे, मेंसुरेशन आपकी अच्छी खासे स्ट्रांग हो जाएगी। और आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि लोग कहते हैं कि यूपीएससी में जिसको नंबर सिस्टम अच्छे से आ गया उसका सीसैट जो है वो क्लियर हो जाता है। सुना है क्या किसी के मुंह से? डेफिनेटली सुना होगा कि मैथ से अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से सुना है कि 14-15 क्वेश्चन अकेले नंबर सिस्टम से आते हैं। सर सही बात है क्या? हाँ जी। उसकी एक वजह और है, मैंने आपसे क्या बताया था कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। नंबर सिस्टम के अंदर कई सारी चीजें जो है उसका परिवार मैंने आपको बताया था ना कि नंबर सिस्टम के अंदर कितनी सारी चीजें रखी गई थी। तो वो जो चीजें रखी गई हैं वो देखो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी कि 6th में मैक्सिमम पोर्शन नंबर सिस्टम का भरा है,
एनसीईआरटी क्लास 7th में मैक्सिमम पोर्शन नंबर सिस्टम का भरा है। इसके बाद क्लास 8th में मैक्सिमम पोर्शन नंबर सिस्टम का भरा है। तो नंबर सिस्टम तो सर भरा पड़ा है, इसका मतलब सर नंबर सिस्टम पे यहां ज्यादा जोर इसीलिए दिया गया ताकि हम यूपीएससी में जाके नंबर सिस्टम में अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चलिए जय हिंद निसार, जय हिंद आरती, सभी का वेलकम है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो क्लास 8th के बाद मैंने आपसे पहली क्लास में कहा था कि 9th और 10th का जो सिलेबस है वो आपके ज्यादा काम का नहीं है। ये मैंने क्यों कहा था वो आइए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली दोस्तों 9th और 10th में मैक्सिमम जो चीजें हैं वो आपकी यूपीएससी से रिलेट नहीं करती हैं। जितने भी लोग यूपीएससी में मैथ में ऑप्शनल में मैथमेटिक्स को ऑप्ट करते हैं ये उनके लिए कारगर है। जो एसएससी और रेलवे वाले हैं ये उनके लिए कारगर है। तो ये जो है आपके लिए जो सीसैट वाला सेक्शन है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चंस आते हैं सीसैट में भाई, हर बार कोई फिक्स थोड़ी ना है, कभी 12, कभी 15, कभी 18, कभी 20, हर बार अलग अलग आते हैं। इसका कोई फिक्स पैटर्न थोड़ी ना है, कभी 12 आते हैं, कभी 15 आते हैं, कभी 16 आते हैं, कभी 18 आते हैं, कभी 21 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी पूरा पेपर केवल नंबर सिस्टम से भरा होता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है मेरे भाई मेरी बहन कि कितने क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा 9th के पास जब आओगे तो देखो 9th क्लास में पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब इन्होंने पहली बार नंबर सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल किया। अभी तक ये क्या कर रहे थे, अभी तक ये नंबर सिस्टम के जो अलग अलग कह सकते हो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर करा रहे थे। अब इन्होंने डायरेक्टली नाम दे दिया नंबर सिस्टम, ये आपके काम का है। लेकिन यहां पे आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने ऑलरेडी पहले 3 क्लासेस में 6th 7th 8th में ऑलरेडी इतना सफिशिएंट पढ़ रखा होता है। पॉलिनोमियल आपके किसी काम का नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूपीएससी वालों के किसी काम का नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ये भी आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपको केवल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सर कितने क्वेश्चन करना कॉम्प्लीमेंट्री होता है सीसैट में? आरती तीनों सेशन स्टार्टिंग से कवर करो, इन्हीं मुद्दों पर बात चल रही है, अलग से डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो लाइव वर्कशॉप चल रही है इसको स्टार्टिंग से क्या करिए, ज्वाइन करिए और लास्ट तक जहां तक मैं लेकर चल रहा हूं वहां तक चलिए। आपके इन सवालों के जो जवाब हैं वो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगला 5वां नंबर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आपके लिए नहीं है, आपके किसी काम का नहीं है। लाइन एंड एंगल आपके किसी काम का नहीं है। ट्रायंगल के बारे में जितना नॉलेज हमें चाहिए यूपीएससी के लिए वो ऑलरेडी हमें पहले मिल चुका है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में ऑलरेडी जितना नॉलेज चाहिए वो हमें पहले से मिल चुका है, उससे ज्यादा नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं है। एरिया किसका, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का, ये आपके काम का है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला डिस्कस किए गए हैं, ये आप पढ़ लेंगे तो आपको मेंसुरेशन में इसके पहले वाली क्लासेस में फिगर्स के बारे में पता चल गया था। यहां आपको उनके फार्मूले पता चल जाएंगे कि कैसे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। सर्कल आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि सर्कल की जितनी प्रॉपर्टी हमें जाननी है वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है हमारे काम का, कुछ नहीं है, केवल और केवल नंबर सिस्टम, और इसके अलावा सारा का सारा सिलेबस हमारे लिए नहीं है। आप आगे चलोगे, कंस्ट्रक्शन आपके किसी काम का नहीं है। हीरोज फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में हीरोज फार्मूला इस्तेमाल होता है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपके काम का है, ये आपका मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है वो कवर कराएगा। और मेंसुरेशन वाला पार्ट यही नहीं, मेंसुरेशन वाला पार्ट आपका ऊपर वाला सेक्शन भी कवर कराएगा। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये आपके काम की है। स्टैटिक्स सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ये काम की है। तो चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 ये आपके काम के हैं। 12, 13 ये आपके काम के हैं। बाकी क्लास 9th का पूरा सिलेबस जो है वो आपके किसी काम का नहीं है। जो कुछ भी है वो ऑलरेडी आपने कवर कर रखा है। ठीक है, आगे चले। सबसे ज्यादा इसमें से ही आता है, मतलब थैंक यू सर इतने नॉलेज के लिए, और मोस्टली एनसीईआरटी बताने के लिए कोई नहीं बताता चैप्टर वाइज कौन सा करे कौन सा नहीं। अरे थैंक यू किस बात का। सर आगे भी क्लास होंगी क्या? हाँ जी बिल्कुल होंगी, डेली हो रही है तो आगे भी होंगी, क्यों नहीं होंगी, डेली होंगी। डेली 5 बजे होंगी। अच्छा, अब जब क्लास 9th के बाद हम दोस्तों क्लास 10th पे चलते हैं ना, तो 10th में देखो सबसे ऊपर इन्होंने लिख रखा है रियल नंबर। रियल नंबर्स ये आपके नंबर सिस्टम का पार्ट है, इसको आपको पढ़ना होगा। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर हमारी किसका पार्ट है, ये हमारी नंबर सिस्टम फैमिली का ही पार्ट है। ये आपका जो नंबर सिस्टम वाली फैमिली है
नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आप इसको पढ़ते हो। पॉलिनोमियल यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पहले इसके बारे में पढ़ चुके हो और पॉलिनोमियल आपके एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल इक्वेशन ऑलरेडी आप पहले जान चुके हो। आपको क्या जानना था, आपको केवल यही जानना था कि सॉल्व कैसे होगी, वो हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो यहां पे हम एक्स्ट्रा टाइम खर्चा नहीं करेंगे। ये टॉपिक कर लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप द्विघात समीकरण के नाम से जानते हो, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में मदद करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कैलकुलेशन में हमारी चीजें मिल जाती हैं। सॉल्व कर रहे थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन और एक हमें समीकरण मिल गया, मिल नहीं जाता है, मिल जाता है x² माइनस का 4x प्लस का मिल जाएगा 6 बराबर 0। अब x की वैल्यू क्या होगी, कैसे पता लगेगा? तो चौथा नंबर जो टॉपिक है वो आपके काम का है। पांचवा, एपी का नॉलेज यहां पे कराया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई जाती है यूपीएससी में, लेकिन अगर आपने पहले ही उसका नॉलेज ले रखा है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। पांचवा चैप्टर आपके काम का है। यहां पे ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहां पे ट्रायंगल्स को ब्रॉड लेवल पे बताया गया है, जो कि एसएससी रेलवे वालों के लिए काम का है, बट वो आपके किसी भी काम का नहीं है। आगे चलेंगे, सातवां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूपीएससी के किसी काम का नहीं है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यूपीएससी के किसी काम का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन आपके किसी काम के नहीं है। सर्कल की जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, बाकी कोई टॉपिक क्लास 10th का आपके किसी काम का नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपके किसी काम का नहीं है। सर्कल का एरिया जो है ये आपके काम का है क्योंकि यहां से आपके मेंसुरेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपका काम का है कि कैसे आप एरिया निकालोगे सर्कल का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपको क्लास 9th में भी देखने को मिला था, क्लास 10th में भी मिला है। कुछ चीजें वहां रखी गई हैं, कुछ चीजें यहां रखी गई हैं। यहां से भी आपका कौन सा, यहां से भी आपका मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, कवर होगा। और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी यहां भी है वहां भी थी, क्योंकि थोड़ा हिस्सा वहां रखा गया है, थोड़ा हिस्सा यहां रखा गया है। तो गिने चुने 3 से 4 चैप्टर क्लास 10th के और गिने चुने 3 से 4 चैप्टर क्लास 9th के ही आपके काम के हैं, वरना बाकी कोई आपके काम का नहीं है। अब इस पूरी एनसीईआरटी को जब आप समराइज करोगे, जब पूरी एनसीईआरटी आपकी खत्म होगी, तो आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग होगा, ये आपकी यूपीएससी की जर्नी में कहां आपकी मदद करेगी। पहली क्लास जब हमने सिलेबस को एक्सप्लेन किया था, पहले तो पूरी नंबर सिस्टम की फैमिली आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। मेंसुरेशन वाला जो हिस्सा है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जब वहां आप आओगे तो मेन सिलेबस में आने पर हमें किन किन और टॉपिक्स पे काम करना होगा, तो फिर आपको केवल और केवल परसेंटेज 1, प्रॉफिट लॉस 2, एसटीडी 3, एसआईसीआई 4, टाइम एंड वर्क 5, इन 5 चैप्टर्स पे काम करना होगा। और मैं आपसे एक बात कहूं, इन 5 पे अगर नहीं भी काम किया, इतना ही केवल आपने मजबूती से पकड़ लिया और इन चीजों को मिलाकर जो एक्चुअल सिलेबस सीसैट का बनता है वो आपने बना लिया, सीसैट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। पूरा का पूरा सीसैट जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जानने के साथ साथ अब एनसीईआरटी की पीडीएफ वगैरह तो आपको पता ही है, गूगल पे अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी। ऑफलाइन किताबें अवेलेबल है, तो किताबें लेने का कोई मतलब नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लैपटॉप पे खोल लो, उन्हीं से आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये पढ़ोगे तो फायदा कहां मिलेगा, यूपीएससी के सिलेबस का कौन सा हिस्सा कंप्लीट होगा, इन सारे विषयों पर हमने चर्चा की। अब कल का जो हमारा लाइव सेशन है, कल के लाइव सेशन में चर्चा का विषय क्या रहने वाला है, चर्चा का विषय रहने वाला है कि एनसीईआरटी को कवर करने के बाद मेन सिलेबस पे कैसे काम करना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। सर मैथ्स के साथ सभी के लिए गाइड कीजिएगा। सर सीएपीएफ का कब डिस्कस करेंगे? अनन्या, सीएपीएफ का वीडियो ना संडे को रखो, है ना, संडे को रखो। हाँ जी, जो मैंने थंबनेल पे 3 डेज लिख रखा है उसको 3 डेज से बढ़ा के 5 डेज करना पड़ेगा। 2 दिन अभी मुझे आपको और गाइड करना पड़ेगा। आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, 2 दिन और गाइड करते हैं। गाइड सेशन आपका चलेगा अभी 3 दिन और कर लेते हैं सैटरडे तक। उसके बाद संडे को अनन्या वाला जो सीएपीएफ वाला पार्ट है वो कवर कर लेते हैं। देन
मंडे से हम लोग जो है कुछ नया प्लान कर रहे हैं। मिलेंगे हम डेली 5 बजे ही, लेकिन इस 5 बजे वाली जो क्लास मैं आपको दूंगा उसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो आपके सिलेबस को और ज्यादा आसान करने वाली हैं। तो ये आपके लिए सरप्राइज है जिसको मैं रिवील कर दूंगा संडे को। ठीक है, टेक केयर, रखिए अपना ख्याल। उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सेशन मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन मैंने ये अभी लिया है, इस सेशन का मतलब इस वीडियो को अलग से थंबनेल बना के अपलोड करना ज्यादा सही रहेगा। इसकी एक मैं वीडियो जो है यही सेम वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि एनसीईआरटी में मैथ में यूपीएससी के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये जानना लोगों के लिए जरूरी है, ऐसे लोगों को पता नहीं है, बट मैं डेफिनेटली बताऊंगा। एक अलग से टाइटल और थंबनेल लगा के ये वीडियो अपलोड करूंगा। तो सीएपीएफ में मैथ के साथ फुल डिस्कस करना, मैं पूरा का पूरा डिस्कशन कर दूंगा कि सीएपीएफ है क्या, क्या सिलेबस है, पूरी बातें जो है वो डिस्कस कर देंगे। ठीक है, हाँ संडे को भी मिलेंगे शाम को 5 बजे, संडे को भी मिलेंगे। और संडे को जो हमारा चर्चा का विषय होगा वो सीएपीएफ होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, रखिए अपना ख्याल, हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो अपना एक प्यारा सा वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालिएगा। अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।